दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में जमीन से संबंधित एक नया नियम आया है और इसके तहत कई सारी चीजें चेंज करी गई है, जिसमें जिसके नाम से जमीन है वही जमीन खरीद सकता है, बेच सकता है। पूरी चीजों को समझेंगे, नियमों में क्या परिवर्तन किया गया है। आपके दादाजी के नाम से जमीन थी, दादी जी के नाम से जमीन थी, दादाजी दुनिया में नहीं रहे या दादाजी अभी हैं, तो कैसे आप जमीन को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस में बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पे बात करूंगा। तो सबसे पहले यदि बात करें तो देखिए, अभी फिलहाल जो है बिहार में जमीन की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें लगभग अभी नहीं के बराबर हो रहा है, काफी इसमें कमी आ गई है, ये रिपोर्ट बता रही है। और यदि हम बात करें तो इसमें देखिए एक नियम है जो कि बिहार सरकार ने पास किया, ठीक है। तो बिहार गजट में ये 2019 को पास किया गया था। इसके बाद ये हाईकोर्ट जो है, मतलब कि पटना हाईकोर्ट में गया। उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या नियम बताया गया है मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा, बिल्कुल जीरो लेवल पे, ताकि हर किसी को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो, उसको आसानी से समझ आ सके। देखिए, यदि हम बात करें अभी फिलहाल क्या नियम है, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर प्रोसेस पे चलेंगे। तो सबसे पहले यदि बात करें तो अभी नियम ये है कि मान लीजिए कोई ज़मीन है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मान लीजिए कोई एक ज़मीन है और ये ज़मीन के जो मालिक हैं, मान लीजिए आपके फादर थे, ठीक है, या कोई दादाजी थे। मान लीजिए फादर से ही मैं लेता हूँ, मान लीजिए फादर थे। अब फादर के मान लीजिए कि कोई सन है, एक सन है, दो सन है, या साथ में, सन का मतलब बेटा होता है, तो बेटा है, और मान लीजिए डॉटर है, मतलब बेटियां भी हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या था, पहले का क्या नियम था, पहले के नियम के अनुसार यदि ये जमीन पैतृक संपत्ति है, ठीक है, मतलब पुश्तैनी संपत्ति है, काफी पहले से दादाजी के नाम से था, वो चला आ रहा है। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में ये जो फादर है, ठीक है, मान लीजिए इस फादर के नाम से जमीन है, ठीक है, मगर इनके जो लड़के लड़कियां थी, इनके जो बेटे बेटियां थी, वो आराम से इस जमीन को बेच सकते थे, अपना हिस्सा बेच सकते थे, ठीक है। ये नियम अभी फिलहाल खत्म कर दिया गया है। अभी क्या है, अब यदि जमीन को बेचना है तो जमीन वही बेच पाएगा जिसके नाम से जमीन है। इसका मतलब इस सन या जो बेटा बेटियां हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, पहले फादर से अपना जो है जमीन का हिस्सा लेना पड़ेगा और वो जमीन का हिस्सा अपने नाम से करवाना पड़ेगा। नाम से कैसे करवाएंगे उसके प्रोसेस पे भी हम पूरी आएंगे, ठीक है। आराम से वीडियो को देखिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा और कोई भी सवाल हो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो जैसा कि हमने बोला कि इसको आप बेचना है तो अपने नाम से करवाना पड़ेगा, तो क्या प्रोसेस मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इतना अभी आप समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिए, बेटियों को भी जमीन मिलती है, ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटे को ही मिलेगा, तो बेटियों को भी जमीन मिलती है। आखिर क्या कंडीशंस है उस पर भी हम बात करेंगे। मान लीजिए आपके दादाजी के नाम से जमीन थी, ठीक है, दादाजी के नाम से जमीन थी, तो दादाजी के नाम से जमीन थी, फिर भी आपके फादर इस जमीन को बेच सकते थे, ठीक है, मगर अब नहीं बेच पाएंगे। अब दादाजी को की जमीन जो है आपके पिताजी को अपने नाम से करवानी पड़ेगी, तब आपके पिताजी बेच पाएंगे, और आपको बेचनी है तो फिर आपको अपना हिस्सा जो है अपने नाम से करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए वंशावली बनवानी पड़ती है। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं कि आखिर उसकी क्या प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको एक वंशावली बनवानी पड़ेगी, ठीक है। वंशावली कहाँ बनेगी उस पर भी हम बात करेंगे, अभी वो पंचायत में बनती है, क्या प्रोसेस उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने बोला वंशावली, वंशावली का मतलब आप समझते होंगे कि मान लीजिए कि आपके दादाजी थे, ठीक है, मान लीजिए आपके दादाजी के, मान लीजिए आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी के जो हैं, मान लीजिए कि एक बेटा था, ठीक है, दो बेटा था मान लेते हैं, और दो बेटा था, सन 1 सन 2, ठीक है, और एक मान लीजिए बेटी थी, डॉटर थी, ठीक है। तो आपके दादाजी के दो बेटे थे, मतलब आपके दादाजी के दो बेटे और एक बेटी थी, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि ये जो बेटा है सन नंबर 2, ये आपके पापा हैं, ठीक है। तो आप चूंकि वंशावली बना रहे हैं तो पूरी वंशावली बनती है इसमें। तो इसमें आपका पूरा, जैसे कि मान लीजिए सन है तो इसमें इसका जो आपका बेटा होगा, इस तरह से पूरी जो है बनती है वंशावली, ठीक है। तो आपको पहले वंशावली बनाना पड़ेगा, फिर आपको क्या करवाना पड़ेगा, बंटवारा नामा जो है बनवाना पड़ेगा। बंटवारा नामा जो है रजिस्ट्री ऑफिस में बनती है, बेसिकली वो जिले में होती है, जिले का जो हेडक्वार्टर होता है आपका जिला जो होगा, वहाँ पे ये रजिस्ट्री ऑफिस होती है, वहीं पे आपको ये बनवाना पड़ता है रजिस्ट्री ऑफिस में, ठीक है। तो रजिस्ट्री ऑफिस में बेसिकली क्या होता है कि उसमें खाता नंबर, खसरा नंबर, ये सारी चीज़ें रहती हैं,
और उसमें आपको गवाह का भी सिग्नेचर होता है, मतलब विटनेस चाहिए। जैसे गांव के 1 या 2 या इस तरह से आपके गांव के लोग उसमें सिग्नेचर करेंगे उस पूरी ई में, ठीक है। आप यदि रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे तो वो आपको बता देंगे। तो आपको वो जो कागज जो है बनवाना पड़ेगा रजिस्ट्री ऑफिस से, मतलब बंटवारानामा एक पेपर होता है जो आपने बनवा लिया। इसके बाद क्या होगा कि आपके पास जमीन के दस्तावेज होंगे, मतलब जमीन का पेपर होगा जिसमें आपका खतियान हो सकता है, रसीद हो सकती है, आपका केवाला हो सकता है। तो इसका जो जिरॉक्स है वो आपको करवाना है। जिरॉक्स करवाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एफिडेविट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एफिडेविट करवा लेना है कोर्ट से। कोर्ट से आप जो है एफिडेविट करवा लेंगे। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब फिर से सुनिए, आपके पास वंशावली होनी चाहिए। आपने वंशावली बनवा ली, कहाँ से बनवाएंगे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, पंचायत से बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका बंटवारानामा होना चाहिए, आपने बनवा लिया रजिस्ट्री ऑफिस से। उसके बाद जमीन का पेपर लीजिए, एफिडेविट करवाइए कोर्ट से। उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, एप्लीकेशन जो है सीओ को लिखेंगे, सर्कल ऑफिसर को लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है जो आपके सर्कल ऑफिसर है, जिसको अंचल अधिकारी बोलते हैं, जो आपका ब्लॉक जो होता है अंचल होता है, वहीं पे वो मिलते हैं। तो वहाँ पे जो है वो आप जैसे ही सीओ को लिखेंगे वो कर्मचारी को फॉरवर्ड कर देंगे और फिर कर्मचारी सारी जांच पड़ताल करेगा, देखेगा कि कहीं त्रुटि तो नहीं है, ठीक है। त्रुटि करे होगा तो उसको सुधार करेगा, और यदि त्रुटि नहीं है तो फिर कर्मचारी जो है उसमें 10-12 दिन उसमें बेसिकली वो एक पेपर बना के देता है, ठीक है। और 10-12 दिन जो है थोड़ा सा वेट करता है कि कहीं उस पर कोई जो है मतलब कि आपत्ति तो किसी के नहीं है। इस प्रकार से जो है आपको फिर फाइनल जो है एक मतलब कि ट्रांसफ़र का वो आपको मिल जाता है, ठीक है, जिसके नाम से आप ज़मीन ट्रांसफ़र वगैरह करवाना चाहते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ठीक है, हमने अभी कहा कि ये जो वंशावली है वो बनाना पड़ेगा। वंशावली कैसे बनेगा, तो वंशावली बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक में आपको एक फॉर्म बनता है, ठीक है। फॉर्म मिलता है आपको ब्लॉक में आप उस फॉर्म को लीजिएगा। उसके बाद जैसा कि हमने बोला कि आपको क्या करना है, तो एफिडेविट जो है करवा लेना है, वो तो आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद मुखिया है, आंगनवाड़ी सेविका है, वार्ड है और चौकीदार। हालांकि चौकीदार की कोई जरूरत नहीं होती है, आप इसको नहीं भी इसका साइन करेगा तो चलेगा। मुखिया, आंगनवाड़ी सेविका और वार्ड, ठीक है। इसमें वार्ड मेंबर, इसका जो आप साइन करवाएंगे 3 का साइन करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करने के लिए, वंशावली का जो फॉर्म होता है उसमें साइन करवाना पड़ेगा आपको वंशावली बनवाने के लिए। उसके बाद 10 रुपये का रसीद कटेगा पंचायत सचिव के पास। पंचायत सचिव के पास जाइएगा, जो वहाँ पे 10 रुपये का रसीद वो काट के देगा, वो रसीद आप रख लीजिएगा। उसके बाद जो है ये पंचायत सचिव क्या करेगा कि आपने जो फॉर्म भर के दी या पूरी डिटेल भर के दी, ये हमारा वंश है, ऐसा ऐसा है, तो वो ग्राम कचहरी के पास भेज देगा। और ग्राम कचहरी में सरपंच होते हैं, और सरपंच क्या करेंगे, उसको सार्वजनिक करेंगे। वो सारी डिटेल को पढ़ के देखेंगे हाँ ये सही है भाई, तो वो सार्वजनिक करेंगे ब्लॉक में एक जो है रफ पेपर जो है वो चिपका देते हैं और देखते हैं कि कोई 10-15 दिन लगभग वेट करते हैं, कभी महीना भर भी वेट करते हैं, और उसमें देखते हैं कोई आपत्ति तो करने नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए वो जो वंशावली बनाई गई है वो कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है। आसपास के लोग यदि आपत्ति करेंगे तो उनको सरपंच को जाकर बोलेंगे कि ये सही नहीं है। यदि आपत्ति होती है तो उसको ठीक किया जाएगा, और यदि नहीं होती है तो 10-15 दिन के बाद जो है वो वंशावली आपको बन जाएगी। और यही वंशावली बन जाएगी तो वहाँ से ले लीजिएगा और फिर आप चल जाइएगा कहाँ पे, जो हम ये प्रोसेस पूरा बता रहे थे, इस प्रोसेस में आप चले जाइएगा। देखिए अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये कि सर मान लीजिए कि हमारे दादाजी अब नहीं रहे दुनिया में, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दादाजी यदि दुनिया में नहीं है, ये प्रोसेस जो है आपको वंशावली वाली जितने बताए वो आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यदि दादी भी की हम बात करें तो उसमें भी आपका प्रोसेस हो जाएगा। दादी का जो ज़मीन है वो बेटे को ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, बेटी को ट्रांसफ़र हो सकता है। तो देखिए अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सर क्या यहाँ पे वंशावली में क्या जो हमारी बहनें हैं या जो बेटी हैं, ठीक है, क्या उसका नाम देना जरूरी है, या बेटे का ही नाम चलेगा, कि सिर्फ प्रॉपर्टी बेटे को ही मिलेगी। देखिए वंशावली में जो है यदि लीगल प्रोसेस की बात करें तो लीगल प्रोसेस यही है जो बेस्ट प्रोसेस होता है, उसमें आपको वंशावली में बेटियों का नाम भी देना अनिवार्य है, ठीक है। हालांकि नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, मगर दीजिएगा तो फायदा क्या होगा, आपको बेटी का नाम देना पड़ेगा उसमें, और फाइनल में साइन करवाया जाता कि बेटी को यदि ज़मीन नहीं देना है तो बेटी साइन करेगी कि भाई हमको इस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, हमें ज़मीन नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, ठीक है। मगर यदि वो बेटी ज़मीन क्लेम करे तो उसको ज़मीन देना पड़ेगा, ठीक है। आपने गलत तरीके से यदि ज़मीन ट्रांसफ़र भी कर ली है तो वो हाईकोर्ट जाके जो है इस पर केस लड़के वो ज़मीन वापस भी ले सकती है। तो ये हमारा कौन सा केस है, तो ये जो है हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट, देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 19, देखिए इसमें हमने 1956
एक कानून बना हुआ है जिसपे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि कैसे कैसे किसको किसको जमीन जो है ट्रांसफर होती है। ठीक है, और ये जो नियम हमने अभी बोला था जो बिहार सरकार ने बनाई है, ये सभी धर्मों में लागू है। ठीक है, और यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं, मतलब इसके बारे में तो हमने बात कर ली, मगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं कि जमीन जो है किसको, बेटी को मिलता है, पतोह को मिलता है, विडो को मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, यदि आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, लगभग 10-15 मिनट का है, उसको आप जाके देख लीजिएगा तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसकी लिंक मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।